कैसे हैं आप लोग? तो लास्ट क्लास में फ्रीडम इसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किए थे। तो मुगलों के पतन के कारण बताए थे। कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? कोई समस्या है? त्रिलोक, कमलेश कुमार, इसमें पूरा वीडियो नहीं आया है। पूरा वीडियो बिल्कुल नहीं बेटा, वो बाद में अपलोड किया जाएगा। नहीं सर जी। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। सर आवाज रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्ट लैपटॉप पर नहीं चल रहा है। अब लैपटॉप पर नहीं चल रहा है बेटे, इसके लिए थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स है टेक्निकल। तो देख लीजिए, अब स्टार्ट करते हैं बेटे। मुगल वंश के पतन के कारण बताए थे। मुगलों का पतन कई कारणों से हुआ। इसी को आगे बढ़ाएं बेटे। मॉर्निंग की क्लास, अजय कुमार कह रहे मॉर्निंग की क्लास क्यों नहीं हुई? तो दरअसल मॉर्निंग क्लास और इवनिंग क्लास दोनों कंबाइंड हो रही है। नरेंद्र कुमार शर्मा, क्या प्रॉब्लम है बेटे? लास्ट की 3-4 क्लास नहीं चल रहा है। वो तो खैर हो जाएगा बेटे, उसकी चिंता ना करो। आज की क्लास देखो जो चल रही है वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। हाँ ये बात तो सही है अभिषेक भाई, ठीक कह रहे हो। मोबाइल से पर डे क्लास करना मुश्किल है, लैपटॉप पर चलना चाहिए। तो अभी मैं बता दूंगा, अभी तो ये है नहीं, मैं बता दूंगा भाई लैपटॉप पे क्लास चलवाइए क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम्स हो रही है। नहीं 3, अजय कुमार 3 नहीं 1.5 घंटे की क्लास है। 1.5 घंटे, 1.5 आवर्स। नोट्स बेटे मैंने इनको पीडीएफ दे दिया हूं, अब ये कैसे डाउनलोड करते हैं? अमन सर से एक बार बात कर लो। मनीष कुमार सोनी, नमस्ते भाई। चलें स्टार्ट करें। मुगल वंश के पतन के कारण बताए थे। पंकज भाई लैपटॉप से चला दो सर प्लीज। मैं नहीं चला सकता, मैं तो पढ़ा सकता हूं बेटे, टेक्निकल लोग चलाएंगे, मैं बता दूंगा टेक्निकल वालों को। मुझे टेक्निकल चीजें नहीं आती, हम तो केवल इतिहास को पढ़ा देंगे आपको। सर लास्ट क्लास में अटेंड नहीं कर, अच्छा ठीक है। कोर्स में भी बेटे नरेंद्र जी कह रहे हैं कोर्स कम खत्म होगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा। मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किए हैं आज से, मुगल वंश बंद हो गया है, मॉडर्न चलेगा। सचिन पढ़ाएं सर, बिल्कुल। तो एक बार बता दूं कहां तक पढ़े थे लास्ट क्लास में? पिछली क्लास में कहां तक बताए थे, कौन सा पॉइंट? मुगल वंश के पतन के कारण में लास्ट कौन सा पॉइंट बताए थे, या मुगल वंश का पतन करा दिए थे? वीडियो कट रहा है। वीडियो क्यों कट रहा है? यहां तो ठीक चल रहा है बेटे। सोनू यादव गुड इवनिंग सर। कोर्स आरआरबी एनटीपीसी से पहले कंप्लीट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। सचिन आज से ज्वाइन किए तो कोई बात नहीं, आज से आपकी पहली क्लास हो जाएगी। मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किए हैं, चलें स्टार्ट करते हैं भाई। आधुनिक भारत का इतिहास 1707 से 1947 तक, जिसमें हमने आपको
ये पॉइंट बताए थे, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल साम्राज्य का पतन, ये हमने आपको बताए थे। और बेटे इसमें पहला पॉइंट, वीक सक्सेसर, यानी कमजोर उत्तराधिकारी। औरंगजेब के डेथ के बाद बेहद कमजोर उत्तराधिकारी सत्ता में आए, विशाल मुगल किंगडम को संभाल नहीं पाए और मुगल वंश का पतन बड़ी तेजी से हो गया। दूसरा कारण हमने आपको बताए थे, फॉरेनर इन्वेडर्स ऑन इंडिया, भारत पर विदेशी आक्रमण, भारत पर विदेशी आक्रमण, ये दूसरा कारण आपको बताए थे। भारत पर मनीष कुमार सोनी लैपटॉप में नहीं हो रहा है बेटे, सर फुल स्क्रीन पर कमेंट बॉक्स अवेलेबल नहीं हो रहा है। आशुतोष चौबे सर, यू आर ग्रेट, थैंक यू भाई। आशुतोष, हेलो हेलो भाई। आशुतोष चौबे सर बताएं, लैपटॉप पे नहीं चल रही है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं लैपटॉप पे, और ये अगर नया ऐप लॉन्च किया है तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब आप देखें, टाइम वेस्ट ना करें। मुगल वंश के पतन का पहला कारण कमजोर उत्तराधिकारी, और दूसरा कारण है भारत पर विदेशी आक्रमणकारी। सर मजनू टीम कॉल पिक नहीं कर रही है, ना ही व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई दे रही है। बेटा मैं तो स्टूडियो में हूँ और मैनेजमेंट टीम के साथ इस समय मैं नहीं हूँ, स्टूडियो में मैं हूँ। स्टूडियो में क्लास लगी है तो हम ही इसको पढ़ा रहे हैं, बाकी थोड़ा देर बाद कर लेना, अभी पढ़ा लेते हैं फिर उनसे बात कर लेना आप। तो भारत पर विदेशी आक्रमण दूसरा कारण हमने आपको बताए थे। शायद आपको याद होगा, पहला विदेशी आक्रमणकारी 1739 में 1739 में नादिर शाह ईरान से आया था, दिल्ली पर हमला किया, करोड़ों की संपत्ति लूट ले गया, तख्ते ताउस भी ले गया। दूसरा विदेशी आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली था, अफगानिस्तान से आया, मराठों से पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ा। बार बार बफरिंग हो रही है सर, अच्छा बताते हैं इनको एक बार। तब ये देखो कोमल लिख रहे हैं नहीं हुआ सर। बताएं बेटे, सोनू, कमल, मनीष, आप बताइए ठीक है? वीडियो बफरिंग तो नहीं हो रहा है? बताएं जल्दी से, रिस्पॉन्स करें।
तो तीसरा कारण है उनको जवाब दो ना थोड़ा सा। नहीं ऐसा ना, जो लिख रहे हैं उनको जवाब दो। अब टेक्निकल प्रॉब्लम्स हम नहीं बता, आपके लैपटॉप में नहीं चल रहा है, नहीं चल रही है ये। बोल दीजिए सर, लैपटॉप पे नहीं चलेगी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होगी, स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे। एक मैसेज डाल दो, इस पे नीचे डाल दो कि ये चीज नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स इन मुगल कोर्ट। मुगल दरबार में गुटबाजी। मनोज कुमार सर, कुछ स्किप किया है क्या? कुछ भी स्किप नहीं किए बेटे, सारे सीरियल ऑर्डर में चल रहे हैं। मुगल में कोई स्किप नहीं हुआ है। आप बताएं अगर कुछ स्किप हुआ है तो। तो तीसरा कारण हमने ये बताया था आपको, मुगल दरबार में गुटबाजी। मुगल दरबार में गुटबाजी, तो ये भी बताए थे 4 गुट मुगल कोर्ट में बने, ईरानी, तुरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी। ये गुट दरबार में दबंग होते, इनका सपोर्टेड मुगल किंग सत्ता में आता था। इसमें पूरे लेक्चर्स नहीं है बेटे, जो नया सिस्टम लाए हैं ना उसमें पूरा लेक्चर अभी नहीं आया है। बाकी लेक्चर्स जो हैं बेटे वो स्किप कर गए हैं, वो डालेंगे आपको। इसीलिए आपको लग रहा है कि स्किप करके पढ़ाएं, कोई स्किप नहीं किए हैं। जो लेक्चर्स अभी नहीं आ रहे हैं ना आपको मिल जाएंगे 1-2 दिन में। ये नया ऐप लॉन्च किया है इसलिए उस सारा डाउनलोड नहीं हो पाया है। मुगल्स में आपको वीडियो जो पढ़ाए हैं वो मिल जाएंगी, कोई और क्लास नहीं होगी। मुगलों का पतन बता रहे हैं। हाँ उसमें मनीष 4 ही लेक्चर पढ़े, हमने भी देखा है, लेकिन हो चुके हैं 8-9 लेक्चर हो चुके हैं मुगल पर। मुगल डायनेस्टी पर 8-9 लेक्चर्स हो चुके हैं, 4 ही क्लिप उस पे हैं। बाकी क्लिप्स आपको 1-2 दिन में मैं बात करके डाउनलोड करवा दूंगा। सीरियल ऑर्डर में चल रहा है, कोई स्किप नहीं हुआ है, ठीक है। पवन कुमार, मनोज भाई, जहांगीर वगैरह हमने करा दिए हैं सारे। मनोज जी हमने जहांगीर करा दिए, शाहजहां करा दिए, औरंगजेब करा दिए, कोई स्किप नहीं किए हैं। उस पे 4 ही लेक्चर पढ़े हैं, हमने देखा है। वो बाकी लेक्चर्स जो स्किप हुए हैं उसको हम डलवा देंगे। बाकी ये लेक्चर चल रहा है जो मुगल वंश के पतन का कारण थी, इसको आप ध्यान दें, टाइम वेस्ट हो रहा है ज्यादा। तो तीसरा कारण ये था। और चौथा कारण हमने आपको बताए थे यूरोपियंस, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। भारत में यूरोपीय बस्तियों का आगमन। चार यूरोपियंस इंडिया आए, 4 यूरोपियंस। 1498 में पुर्तगाली आए थे। 1602 में डच आए थे। डच हॉलैंड से आए थे, हॉलैंड का नाम नीदरलैंड भी है। 1608 में ब्रिटिश आए। 1616 में डेन्स डेनमार्क से आए थे।
डेनमार्क से डेन्स आए, और सबसे लास्ट में फ्रेंच आए थे 1664 में फ्रेंच। ये 5 कंपनियां सीरियल ऑर्डर में इंडिया आई थी, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डैनिश और फ्रेंच। तो ये हमने 4 कारण बताए थे, और एक 5वां कारण है, कारण है इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक समस्या। मुगल वंश की 5 कारण हैं। मनोज, मुगल के कोई शासक बाकी नहीं हैं, सारे शासक बता दिए हैं, उसमें वीडियो नहीं पड़ी हैं। मैं ये टेक्निकल टीम से बात करके वो वीडियो अपलोड करवा देंगे बेटे। हाँ, यूट्यूब पर सोनू परसों हुआ था ये क्लास, लेकिन यूट्यूब पर भी डलवा देंगे उसको, इस पे भी डलवा देंगे आपके कोर्स में। यूट्यूब का हमें क्या पता, यहाँ तो क्लासेस लाइन से होनी थी। अरे क्या बताएं रेखा, सारी क्लासेस लाइन से चल रही हैं, रिपीट मत कराओ। आपके उस पे स्क्रीन पर वीडियो क्लिप नहीं है, उन क्लासेस की वीडियो क्लिप अपलोड करवा देंगे। क्या प्रॉब्लम है भाई उसमें? वीडियो क्लिप में पूरी नहीं, 4 ही क्लिप हैं। हिस्ट्री की 4 ही क्लिप हैं, 8-10 क्लास हो चुकी है हिस्ट्री की। हैं यार, मैं जून 1 तारीख से ले रहा हूँ, सारी क्लासेस होना चाहिए। फुल स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है सर, वीडियो नहीं दिख रहा है सर, कमेंट्स पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है सर। लैपटॉप में ये वीडियो, लैपटॉप में चलेगा ही नहीं। लैपटॉप में नहीं चलेगा। थ्री ही क्लिप बता रहे हैं इसमें। तीन 4 क्लिप पड़ी है, 3 ही पड़ी है, बाकी पड़ी है क्लास अपलोड होने वाली पड़ी है, ये अपलोड हो जाएगी। लिख दो कि बाकी जो हिस्ट्री की वीडियो हैं वो अपलोड हो जाएंगी। तो ये 5 कारण हैं बेटे मुगल वंश के पतन का, मुगल डायनेस्टी के पतन के 5 कारण हैं। आर्थिक कारण में, आर्थिक समस्या में एक तो शाहजहां जिम्मेदार था, जिसने खजाना खाली करके मुगल बिल्डिंग बनवा दिए। बचा खजाना औरंगजेब ने दक्षिण भारत को जीतने में लुटा दिया। बाद के मुगलों को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ा। ये यूरोपीय बस्तियां इंडिया में आईं और इन यूरोपीय बस्तियों ने आर्थिक समस्या को और बढ़ा दिया। तो इस तरह से बेटे एक के बाद एक अंग्रेजों के द्वारा समस्याएं क्रिएट की गई। तो इसलिए आगे बढ़ें और हम आपको बंगाल के बारे में बताते हैं। मुगल काल में बंगाल में कुछ लड़ाइयां लड़ी गई थी, जिसमें प्लासी की लड़ाई, ये सब आपको बताएंगे। तो बंगाल एक बड़ा स्टेट था। मुगलों के काल में बंगाल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा। स्वतंत्र राज्य बंगाल के संस्थापक 1717 में मुर्शिद कुली खान था। 1717 में मुर्शिद कुली खान। इसी ने स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किया था। इस समय मुगल शासक फर्रुखशियर था। तो फर्रुखशियर के शासनकाल में
मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किया। एक बात ध्यान रखें, मुर्शिद कुली खान बंगाल का प्रथम स्वतंत्र नवाब था। 1717 से 1727 तक इसी ने स्वतंत्र राज्य बंगाल की स्थापना किया था। मुगल किंग इस समय फर्रुखशियर था। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी शुजाउद्दीन बना। सत्रह सौ 1727 से 1739 तक दूसरा फ्री नवाब शुजाउद्दीन था। इसके बाद सरफराज खान बना। सरफराज खान 1739 में सरफराज खान ये नवाब बन गया। लेकिन बेटे इसको हटाकर अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान 1740 में नवाब बन के आया। 1740 से ये नवाब रहा 1756 तक। तो अब अगर आप देखें तो पहला फ्री नवाब बंगाल का ये था, दूसरा फ्री नवाब शाह शुजा, तीसरा सरफराज खान, चौथा अलीवर्दी खान। ये बंगाल के मुक्त यानी फ्री नवाब थे। 1740 से 56 तक अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान की कोई संतान में 3 संतानें थी, वैसे तीनों बेटियां थी, कोई पुत्र नहीं था। अलीवर्दी खान की 3 पुत्रियां थीं, पुत्र नहीं था। एक पुत्री की शादी बंगाल में हुई थी, दूसरी पुत्री की शादी पूर्णिया में हुई थी, तीसरी पुत्री की शादी ढाका में हुई थी। बंगाल वाली पुत्री से सिराजुद्दौला पैदा हुआ। 1756 में अलीवर्दी खान की डेथ के बाद सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। ध्यान रखें, अलीवर्दी खान इसके 3 पुत्रियां थी, पुत्र नहीं था। बंगाल में, पूर्णिया में, ढाका में तीनों पुत्रियों की शादी हुई थी। बंगाल वाली पुत्री से सिराजुद्दौला पैदा हुआ। ढाका वाली पुत्री से कोई संतान नहीं था, उसका नाम घसीटी बेगम था। पूर्णिया वाली पुत्री से शौकत जंग पैदा हुआ। अलीवर्दी खान डेथ से पहले सिराजुद्दौला को उत्तराधिकारी घोषित किया। 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, लेकिन उसकी मौसी, ढाका की मौसी घसीटी बेगम और उसका सौतेला भाई शौकत जंग, पूर्णिया वाला शौकत जंग, घसीटी बेगम, ये आपस में मिल गए। सिराजुद्दौला के खिलाफ इन दोनों ने षड्यंत्र रचा। लेकिन 1756 में सिराजुद्दौला ने शौकत जंग, घसीटी बेगम के षड्यंत्र को नष्ट किया। 1756 में मनिहारी की लड़ाई में, मनिहारी बेटे बिहार में है, शौकत जंग, घसीटी बेगम ये हार गए। तो इस तरह से सिराजुद्दौला ने 1756 में बैटल ऑफ मनिहारी मनिहारी की लड़ाई, ये बिहार में है। इस लड़ाई में सिराजुद्दौला डिफीटेड शौकत जंग। ये पूर्णिया का था, पूर्णिया बिहार में है। इसका साथ इसकी मौसी घसीटी बेगम ने दिया था। घसीटी बेगम ये इसकी मौसी, ये ढाका की थी।
तो सिराजुद्दौला के खिलाफ इन दोनों ने षड्यंत्र रचा। इन दोनों के षड्यंत्र को सिराजुद्दौला ने नष्ट किया। मनिहारी की लड़ाई, मनिहारी बिहार में है बेटे, नवाबगंज में है ये। तो इस लड़ाई में सिराजुद्दौला ने दोनों को हराया और इन दोनों के षड्यंत्र को नष्ट किया और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन गया। तो सिराजुद्दौला 1756 से 1757 तक ये बंगाल का नवाब था। शिवेंद्र कुमार क्लासेस कोई स्किप नहीं है, नया ऐप है इसलिए 4 ही वीडियो क्लिप अपलोड हैं, बाकी वीडियो क्लिप 1-2 दिन में अपलोड हो जाएंगी। आप अगर रेगुलर क्लास करें तो आपको स्किप नहीं मिलेगा। कभी कभी क्लास करोगे तो स्किप लगेगा, लेकिन वो 2-3-4 वीडियो नया ऐप आने के कारण वो अपलोड नहीं हो पाया है। 1-2 दिन में बाकी क्लिप जो हैं वो अपलोड हो जाएंगी, कोई स्किप नहीं हुआ है। हाँ अविनाश कुमार, बिल्कुल इसमें से बहुत सारा वीडियो मिस हैं, बिल्कुल मिस हैं, हम उसको आज कहलवा कर अपलोड करवा देंगे। नया ऐप डाउनलोड किया इसलिए। ठीक है मनीष जी। शिवेंद्र, सारे बैचेस एक चल रहे हैं, सुबह शाम दोनों बैचेस मर्ज होके चल रहे हैं, अलग से बैच नहीं चल रहा है। सारे सुबह का भी शाम का बैच सारे मर्ज होके चल रहे हैं। महेंद्र, फ्रेंड्स प्लीज बी पेशेंस एंड कोऑपरेट विद टाइम्स टीम, एवरीथिंग अपडेट। बेटे सब सही हो जाएगा, थोड़ा 1-2 दिन का टाइम लगेगा। आपके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। पढ़ाने में देखिए आपको कंटेंट्स ज़्यादा दे रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा होगा, इसलिए पढ़ाई पे फोकस करें, ध्यान से लेक्चर सुने और बाकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, इसलिए लेक्चर्स को ध्यान से सुने। आधा पॉइंट तो सुनने से ही याद हो जाता है। तो इस तरह से बंगाल स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1717 में मुर्शिद कुली खान ने किया था। पहले बंगाल मुगलों के अंडर में था, लेकिन निकम्मे और कमजोर मुगल उत्तराधिकारियों के कारण ये राज्य फ्री होने लगे। जैसे 1717 में बंगाल फ्री हो गया, 1717 में बंगाल बिकेम फ्री, 1739 में अवध स्टेट फ्री हो गया था। अवध मीन्स आज का लखनऊ। अविनाश कुमार, हिस्ट्री पढ़ने में मन नहीं लगता था, लेकिन आपसे पढ़ के पूरा समझ में आ रहा है। बेटे बिल्कुल समझ में आएगा, अगर मन से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो मैं थोड़ा कमेंट, बिल्कुल ठीक है, कमेंट पर ध्यान दे रहा हूँ, कमेंट पर ध्यान नहीं दूँ तो और प्रोसेस में चलेगा। तो कमेंट अगर आपका ना पढ़ पाऊँ तो कमेंट छोड़ दीजिए, कमेंट हम आपको लास्ट में ले लेंगे जिसकी प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि बीच में कमेंट से दिक्कत आ जाती, फिर प्रोसेस खराब हो जाता है। जो लेक्चर दे रहा हूँ बीच में रुक जाता है फिर। तो हमने आपको बताएं बंगाल 1717 में मुर्शिद कुली खान ने बनाया, 1739 में अवध का नाम आज लखनऊ है। अवध का सबसे पुराना नाम लक्ष्मणपुर था। 1739 में अवध राज्य की स्थापना सादत खान ने किया था। इसी तरह 1724 में 1724 में कर्नाटक अनवरुद्दीन ने बनाया था, और इसी साल हैदराबाद निजाम उल मुल्क ने बनाया था। तो कहने का मतलब ये है कि इतना विशाल मुगल किंगडम के इतने राज्य फ्री होने लगे, लेकिन हम स्वतंत्र राज्य बंगाल के बारे में आपको बता रहे हैं, क्योंकि स्वतंत्र राज्य बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने जब किया तो मुगल किंग्स को टैक्स देना बंद कर दिया, और मुर्शिद कुली खान मुगल किंग से पूछे बिना अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद थी, पहले ढाका थी तो बाद में मुर्शिदाबाद ले गया।
बिना मुगल किंग के परमिशन की मुर्शिद कुली खान ने राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया, अपने नाम पर मुर्शिदाबाद की स्थापना किया था। तो पहले बंगाल की कैपिटल ढाका थी। अगर ये पूछें कौन ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया, तो मुर्शिद कुली खान ले गया, बिना मुगल किंग की परमिशन के ले गया और मुगलों को टैक्स देना बंद कर दिया। अंग्रेज बंगाल में आए, अंग्रेजों ने अपने व्यापार का विस्तार बंगाल में करने लगे। पहले तो नवाब नहीं बोलते थे, बाद में नवाब बंगाल के ब्रिटिश कंपनी के व्यापार पर हस्तक्षेप करने लगे। इस बात से अंग्रेजों को नवाब से बुरा लगने लगा कि नवाब क्यों मना कर रहा है, परमिशन तो मुगल शासक ने दिया है, नवाब क्यों इंटरफेयर कर रहा है, नवाब क्यों मना कर रहा है। तो इस तरह बेटे ये सिराजुद्दौला का इंपॉर्टेंस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट गवर्नर ये नवाब था बंगाल का। पूछें तो अलीवर्दी खान का ग्रैंड सन था, अलीवर्दी खान का ग्रैंड सन सिराजुद्दौला 1756 में नवाब बना। नवाब बनते ही ये लड़ाई लड़ा, मनिहारी की लड़ाई में शौकत जंग घसीटी बेगम को हराया और इस तरह से बंगाल का शासन स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ एक पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है, जैसे ही 1756 में सिराजुद्दौला नवाब बना तो सिराजुद्दौला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में, कलकत्ता में किलेबंदी करने से रोक दिया। बंगाल के कलकत्ता में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड सेंटर कासिम बाजार में था, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड सेंटर चंदर नगर में था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में व्यापार को लेकर आपस में राइवलरी थी, माने प्रतिस्पर्धा थी, आपस में दुश्मनी हो गई थी। दोनों को डर लग रहा था कि कहीं अंग्रेज फ्रांसीसी के सेंटर पर कब्जा न कर लें। अंग्रेजों को डर था कि कहीं फ्रांसीसी उनके सेंटर पर न कब्जा कर लें। इसलिए दोनों कंपनियां कलकत्ता में अपने अपने सेंटर की किलेबंदी करने लगी। किलाबंदी जानते ही हैं, फोर्टिफिकेशन। चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवार बनवाने लगे। सिराजुद्दौला ने दोनों कंपनियों को मना किया कि इस तरह आप दोनों बंगाल में बंगाल की जनता को डिस्टर्ब कर रहे हो। फ्रांसीसी मान गए बेटे, किलेबंदी रोक दिया। ब्रिटिश कंपनी नहीं मानी, किलेबंदी को जारी रखा। सिराजुद्दौला को गुस्सा आ गया, उसके ही राज्य में उसके आदेश का उल्लंघन। जून का महीना 1756 में सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश कंपनी के कलकत्ता के कासिम बाजार पर आक्रमण कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव था यहाँ पर। रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश कंपनी का इंचार्ज था। कलकत्ता के कासिम बाजार से भाग गया और एक बंदरगाह में शरण लिया। उस बंदरगाह का नाम फॉल्टा है, फॉल्टा कलकत्ता में ही है। सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार से 146 अंग्रेजों को पकड़ पाया और इन 146 अंग्रेजों को जून के महीने में एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। अगले दिन जब दरवाजा खोला गया तो केवल 23 अंग्रेज जिंदा बचे बेटे, 23 अंग्रेज बचे, बाकी 123 अंग्रेज घुटन से मर गए। बचने वालों में एक हॉलवेल भी था। हॉलवेल ये क्लाइव का दोस्त था, शायद इसको गार्ड रूम में बंद किया गया था। इस घटना के बारे में हॉलवेल ने क्लाइव को ही बताया था। एक बार प्रश्न भी आया था कि काली कोठरी की घटना के बारे में क्लाइव को किसने बताया? हॉलवेल ने बताया। अच्छा बेटे, ये जो आपको घटना बताए हैं इसको ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं, काली कोठरी की घटना कहते हैं। एक बार ऐसे ही प्रश्न पूछा गया था कि काली कोठरी की घटना क्या थी, तो काली कोठरी की घटना यही है, सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज पकड़ पाए कासिम बाजार से और इनको छोटे से कमरे में बंद कर दिया। अगले दिन दरवाजा खोला तो 23 अंग्रेज जिंदा बचे, 123 घुटन से मर गए। यही था ब्लैक होल ट्रेजेडी।
अब इस घटना के बारे में जब क्लाइव को हॉलवेल ने बताया कि सिराजुद्दौला ने ऐसे ऐसे इतने अंग्रेजों के साथ किया, तो सिराजुद्दौला से क्लाइव रुष्ट हो गया और सिराजुद्दौला से ब्लैक होल ट्रेजेडी की बदला लेने के लिए डिसाइड किया। तो ये पॉइंट सिराजुद्दौला के समय में 1756 की बात है, ये जून 1756 में ब्लैक होल ट्रेजेडी यानी काली कोठरी की घटना। तो ये आपको ध्यान रहेगा, इसी वजह से प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। 146 अंग्रेज थे और 14 फीट इंटू 18 फीट इतने छोटे से कमरे में इतने अंग्रेज बंद कर दिए। अगले दिन दरवाजा ओपन किए, 23 अंग्रेज बचे, बाकी 123 माइनस हो गए थे, इतने मर गए। तो यही घटना है बेटे ब्लैक होल ट्रेजेडी की। और इस घटना के बारे में जब क्लाइव को पता चला, क्लाइव ने सिराजुद्दौला से बदला लेने के लिए डिसाइड किया। लेकिन एक बात और है, ब्लैक होल ट्रेजेडी के बाद, इस घटना के बाद एक समझौता हो गया था इसी समय 1756 में, द ट्रीटी ऑफ अलीनगर। अलीनगर की संधि, अलीनगर कलकत्ता को ही कहते हैं, पुराना नाम कलकत्ता का अलीनगर भी है। तो इस घटना के बाद ये संधि हो गया। इस संधि में सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम अधिकारों को वापस लौटा दिया। इवन किलेबंदी करने का अधिकार भी दे दिया कि जाओ कलकत्ता में कासिम बाजार की किलेबंदी भी करो, और सारे अधिकार दे दिया। व्यापार का अधिकार भी दे दिया जो पहले से ही मिला हुआ था उनको। लेकिन क्लाइव काली कोठरी की घटना भूला नहीं। वो डिसाइड किया था कि वह इस घटना का बदला अवश्य लेगा। जबकि सिराजुद्दौला सोचा कि अब अलीनगर की समझौता हो गया है, इसलिए अलीनगर संधि के बाद सिराजुद्दौला सब कुछ भूल गया, लेकिन क्लाइव नहीं भूला। इसलिए बेटे क्लाइव ने सिराजुद्दौला के सभी वफादार लोगों को तोड़ लिया, जिसमें सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर, उसको नवाब बनाने का लालच दिया कि तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें नवाब बना देंगे। नवाब बनने के लालच में मीर जाफर ने क्लाइव का साथ दिया। जगत सेठ, यह भी सिराजुद्दौला के बड़े करीबी एक धनी आदमी था, सेठ आदमी था बंगाल में, जगत सेठ को भी तोड़ लिया। मानिक चंद, एक और व्यक्ति था मानिक चंद, और एक था आमी चंद, ये दोनों व्यापारी थे। इन सब को तोड़कर क्लाइव अपनी तरफ कर लिया। तो मीर जाफर को और जगत सेठ को, आमी चंद, मानिक चंद, इनको तोड़कर अपनी तरफ मिला लिया। जब ये सारे टूट गए, तब क्लाइव ने सिराजुद्दौला पर अलीनगर संधि तोड़ने का आरोप लगाया। कहा कि जो अलीनगर में समझौता हुआ था उसे सिराजुद्दौला ने तोड़ दिया है, झूठे ही। जबकि सिराजुद्दौला ने अलीनगर की संधि को तोड़ा ही नहीं, फॉलोअप किया। अंग्रेजों ने ही तोड़ा, बट लड़ाई लड़ना था। झूठा आरोप लगाया कि सिराजुद्दौला ने अलीनगर की संधि तोड़ा और सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ाई घोषित कर दिया। प्लासी के मैदान में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 में प्लासी की लड़ाई लड़े। तो अब आप देखें बेटे, अलीनगर की संधि अगर पूछे किसके बीच में हुआ, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला के बीच में अलीनगर की संधि द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सारे अधिकार दे दिए गए जो
पहले से अंग्रेजों को मिला हुआ था। व्यापार करने का अधिकार, किलेबंदी का अधिकार और भी तमाम अधिकार दे दिए। लेकिन क्लाइव बहुत चालाक था, बड़ा डिप्लोमेट था। उसने सिराजुद्दौला के लोगों को जब तोड़ लिया, किसी को पैसे का लालच दिया, किसी को पद का लालच दिया, जब सब टूट गए तब प्लासी की लड़ाई लड़ी गई। 23 जून को 1757 में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। प्लासी बेटे बंगाल में है, तो ये लड़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट लड़ाई है, निर्णायक लड़ाई नहीं थी। बैटल ऑफ प्लासी यानी प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई, और प्लासी बंगाल में है। प्लासी की लड़ाई और प्लासी बंगाल में है। इस लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को हराया। बेटे ब्रिटिश कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहा था। रॉबर्ट क्लाइव स्वयं लीड कर रहा था। रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश कंपनी की तरफ से स्वयं लीड कर रहा था। और सिराजुद्दौला की तरफ से मीर जाफर था। मीर जाफर ये सिराजुद्दौला का सेनापति था, क्लाइव से मिला हुआ था, सिराजुद्दौला को पता भी नहीं था। तो बताएं, आज बेटे देखिए वीडियो में ऑडियो इको हो रही है, बिल्कुल हो रहा होगा, टेक्निकल समस्या है। आप अपना नेटवर्क भी क्लियर कर लें। बाकी लोगों को भी ऐसे है क्या? निखिल कह रहे हैं वीडियो में ऑडियो इको हो रही है। ठीक है, चलें। तो 1757 में प्लासी की लड़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट लड़ाई है। लेकिन बेटे प्लासी की लड़ाई निर्णायक लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई मात्र 3 घंटे तक लड़ी गई। यह लड़ाई मात्र 3 घंटे लड़ी गई। नहीं सर, सब ठीक ओके बेटे। तो ये क्यों लिख रहे हैं जब इनकी अपनी कोई नेटवर्किंग प्रॉब्लम होगी बेटे। जिसकी समस्या होगी, कुछ आपकी भी अपनी प्रॉब्लम्स होगी, इसको भी सॉल्व कर लो। आपकी समस्या यहां से सॉल्व नहीं हो पाएगी नेटवर्क वाली। चलें आगे बढ़ते हैं। तो प्लासी की लड़ाई बेहद इंपॉर्टेंट है, मात्र 3 घंटे लड़ी गई। इतिहास में सबसे कम समय तक लड़ी गई लड़ाई प्लासी की लड़ाई है। निर्णायक लड़ाई नहीं है, यह एक डिसाइसिव बैटल नहीं है, निर्णायक लड़ाई थी ही नहीं। क्योंकि क्लाइव ने सिराजुद्दौला के लोगों को तोड़कर सिराजुद्दौला को धोखे से हराया। मीर जाफर क्लाइव से मिला हुआ था। मीर जाफर ने भी चाल चल दिया। लड़ाई स्टार्ट होने से पहले मीर जाफर ने सिराजुद्दौला से कहा, मालिक आपकी पोजीशन ठीक नहीं है, अतः आप मैदान छोड़ के चले जाओ। सिराजुद्दौला को कहा कि आप भाग जाओ, मैदान को वह संभाल लेगा। तो इस तरह से बेटे सिराजुद्दौला मैदान से जैसे ही गायब हुआ, भागा, वैसे ही मीर जाफर क्लाइव की तरफ चला गया पूरी सेना लेकर। पूरी मतलब उसके अंडर में जो सेना थी। और सिराजुद्दौला भागा जा रहा था। मीर जाफर ने अपने बेटे मीरन से कहा कि देखो सिराजुद्दौला बचने ना पाए। मीरन, मीर जाफर का बेटा, एक सैनिक टुकड़ी लेकर सिराजुद्दौला का पीछा किया। 2-3-4 किलोमीटर भगा होगा, आगे से सिराजुद्दौला को पकड़ लिया और मीरन ने सिराजुद्दौला को मार दिया। तो इस तरह से सिराजुद्दौला लड़ाई के मैदान से भागा
और मीरन ने उसको मार दिया। और इधर मीर जाफर अपने अंडर में जो सेना थी वो लेकर क्लाइव की तरफ चला गया। सिराजुद्दौला के दो वफादार कमांडेंट मीर मदन मोहनलाल बड़ी बहादुरी से लड़े और ये दोनों लड़ते हुए मैदान में वीर गति को प्राप्त कर गए। मीर मदन मोहनलाल ये दोनों सिराजुद्दौला के लिए बड़ी बहादुरी से लड़े थे। सिराजुद्दौला को इन्हीं दोनों पर शक था, यही दोनों बहादुरी से लड़ते हुए मारे गए, जबकि मीर जाफर पर सिराजुद्दौला शक ही नहीं किया। इस तरह से पोजीशन बना के रखा मीर जाफर ने कि अपने ऊपर शक आने ही नहीं दिया। इसीलिए बेटे मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का शियार कहा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव का जयकाल कहा गया है, जयकाल ऑफ कर्नल क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव। गीदड़ कहा गया है मीर जाफर को, शियार कहा गया मीर जाफर को, इसलिए कहा गया क्योंकि इसने अपने मालिक को धोखा दिया नवाब बनने के लालच में। तो इसीलिए बेटे अगर आपसे पूछा जाए कि इस लड़ाई का महत्व क्या है, महत्व यह है कि इस लड़ाई ने अंग्रेजों का भाग्य बंगाल में ओपन कर दिया। फेट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओपनड इन बंगाल। हला प्लासी की लड़ाई से अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार नहीं किया, बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार किया। प्लासी की लड़ाई निर्णायक लड़ाई नहीं थी, लेकिन प्लासी की लड़ाई ने अंग्रेजों का भाग्य बंगाल में ओपन कर दिया। तो हम आपको इसके आगे बताते हैं। अब आप देखिए मीर जाफर नवाब बन गया। 1757 से 1760 तक मीर जाफर ये बंगाल का नवाब था। तो इसी को जयकल कहा गया है, इसको शियार कहा गया है, गीदड़ कहा गया है, क्लाइव का गीदड़, क्योंकि मालिक को धोखा दिया। और लगभग बेटे 3 साल तक नवाब रहा। नवाब बनने के बाद इसने क्लाइव को खूब पैसे वगैरह गिफ्ट में दिया। सुत्ता नाटी, कालीकट, गोविंदपुरी, ये 3 गांव जिस पर कलकत्ता बसा है, सुत्ता नाटी, कालीकट, गोविंदपुरी, तीनों ब्रिटिश कंपनी को गिफ्ट में दे दिया। इसी ने दिया था बेटे सुत्ता नाटी, कालीकट, ये कालीकट केरल वाला नहीं है, कलकत्ता में एक गांव था ये। कालीकट केरल वाला अलग है बेटे, बंदरगाह था, ये गांव है। गोविंदपुरी, तो ये इसी पर कलकत्ता शहर बसा हुआ है, कैलकटा शहर इसी पर बना हुआ है। और कैलकटा शहर का आर्किटेक्ट जॉब चार्नूक था बेटे। कैलकटा, इसका आर्किटेक्ट जॉब चार्नूक था। तो कलकत्ता का वास्तुकार, डिजाइनर यही है जॉब चार्नूक। और कलकत्ता इन्हीं तीनों पर बसाया गया है। मीर जाफर ने तीनों गांव जहां कलकत्ता बसा है क्लाइव को दे दिया, ब्रिटिश कंपनी को दे दिया, खूब सारा गिफ्ट दिया। क्लाइव ने इसको नवाब बना दिया। 3 साल तक ये नवाब रहा। लेकिन बेटे जब क्लाइव ने देखा कि अब अब मीर जाफर उसके लायक नहीं है, मीर जाफर को भी 1760 में भगा दिया। मीर जाफर के दामाद
मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम मीर जाफर का दामाद था, मीर जाफर का सन इन लॉ मीर कासिम। इसने क्लाइव को ज्यादा पैसे देने का वायदा किया। 24 परगना बंगाल में है बेटे, 24 परगना भी देने का वायदा किया और क्लाइव को पर्सनल गिफ्ट देने का वायदा किया। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को हटा दिया और मीर जाफर की जगह पर उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। तो इस तरह से जब तक मीर जाफर क्लाइव के काम करता रहा तब तक नवाब रहा, अन्यथा उसे हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम 1760 से 1764 तक ये नवाब रहा। मीर कासिम मीर जाफर का दामाद, मीर कासिम मीर जाफर का दामाद लगभग 4 साल तक नवाब रहा बेटे। बंगाल का सबसे अच्छा नवाब मीर कासिम था। यदि ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द बेस्ट नवाब ऑफ बंगाल, इनमें से बंगाल का सबसे अच्छा नवाब कौन था, तो आप मीर कासिम लगाइए। जैसे ही ये बंगाल का नवाब बना, इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ अधिकार हटा दिए, कुछ अधिकार समाप्त कर दिए। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल किंग फर्रुखशियर ने फ्री ट्रेड राइट्स दिया था। मुगल एम्परर फर्रुखशियर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 में 1717 में बंगाल में मुक्त व्यापार का फरमान और दस्तक दिया। जैसे ही मीर कासिम नवाब बना, उसने इस फरमान और दस्तक को हटा दिया। सो वो क्या क्वेश्चन है यार, लास्ट में पूछते तो ज्यादा ठीक था, आखिर में पूछ लेना। प्रश्न पूछना है तो बीच में प्रश्न पूछोगे भी दिक्कत आएगी, जो प्रोसेस है टूट जाएगा। तो इस तरह से ज्ञानेंद्र रंजन, अभी तो सारा इसमें कमेंट में दे दिया है ना उन्होंने, टेक्निकल टीम ने आपको। कब तक ये अपडेट होगा? पूरा वीडियो आप अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। टेक्निकल टीम आपको बता दिए हैं 1-2 दिन में। सो आप 3 क्लास किया, लास्ट क्लास हुआ अकबर, लेकिन आज अलग हो रहा है बेटे। 3 क्लास नहीं है, मेरी क्लास 8 से 10 क्लास हो चुकी हैं। वीडियो अपलोड नहीं हो पाई हैं क्योंकि यह नया ऐप है। इस नए ऐप में पूरी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई हैं, इसलिए 2 दिन लगेगा कम से कम पुरानी वीडियो अपलोड होने में। मैंने 2-3 क्लास नहीं लिए हैं, लाइव क्लासेस कम से कम 8 से 10 क्लास हो चुकी है मेरी, जिसमें हमने बाबर बता दिए हैं, हुमायूं बताए हैं, अकबर के बारे में बताए हैं, जहांगीर के बारे में बताए हैं, शाहजहां के बारे में बताए हैं और औरंगजेब के बारे में बताए हैं, और नेक्स्ट क्लास में मुगलों के पतन के बारे में बताए हैं। तो इतने टॉपिक्स हमने खत्म करा दिए हैं। अकबर पर 2 वीडियो क्लिप हमने दिए हैं, ऐसे औरंगजेब डिक्लाइन पर 2 वीडियो क्लिप दिए हैं, बाबर हुमायूं पर 3 वीडियो क्लिप हैं। हाँ शुभेंदु जी, आप 6 जून को जो क्लास किए हैं उसमें 2 ही 3 क्लासेस हुई हैं। 6 जून के बाद मैंने कई क्लासेस लिए हैं, 12 तारीख से लिए हैं, 12, 13, 14, 15, 16, 15 तक लिए हैं, 12, 13, 14, 15, यानी 12, 13, 14, 15, आज 17, 17 तारीख है आज। यानी मैंने 2-3 दिन इसमें सुबह शाम दोनों लिए हैं और 2-3 दिन केवल शाम शाम को लिए हैं क्लास। तो टोटल वीडियो क्लिप 8 से 10 होनी चाहिए बेटे, 11-12 वीडियो से कम नहीं होना चाहिए टोटल।
बेटे इसको अगर ब्रीफ में नवनीत कह रहे हैं कि इसको याद करने का कोई अच्छा तरीका बताइए, तो अच्छा तरीका यही है बेटे कि इसको बार बार पढ़ो और बार बार सुनो। और अगर शॉर्ट में याद रखना है तो ये चीजें सारी उस शॉर्ट ट्रिक में नहीं आएंगी। शॉर्ट ट्रिक में कुछ ही चीजें आती हैं, जैसे कुछ बैटल्स का शॉर्ट ट्रिक दे दिया, लेकिन कुछ मुगल शासकों का शॉर्ट ट्रिक दे दिया, उससे फायदा नहीं होने वाला है जब तक डिटेल कंटेंट ना पढ़ें आप। सुबह 12, 13, 14, 15, 16 का नहीं है, 17 का आज है, 16 का नहीं है। 12, 13, 14, 15 की जो क्लास हुई है उसको 2 दिन बाद अपलोड हो जाएंगी, क्योंकि नया ऐप है ना ये, इसमें 2 दिन बाद अपलोड हो जाएंगी। सारी वीडियो क्लिप पड़ी हुई हैं। फोन में पढ़ाई नहीं होती, लैपटॉप में होती। लैपटॉप वाला अभी टेक्निकल समस्या है, पता नहीं करेंगे या नहीं। आप एक बार कॉल करके ऑफिस में पूछ लो आप। शिवेंद्र मैं डीप में ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन मुझे पढ़ाने का मौका दो तब तो। कमेंट पर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, पढ़ाने पे कम। साइंस स्पेशल का क्लास कब होगा ये मैनेजमेंट टीम बताएगा, टीचर थोड़ी बताएगा बेटा। समाधान मसाल ये हम नहीं बता सकते ना, मैनेजमेंट टीम से पूछ लें आप। तो मीर कासिम के बारे में हम आपको बताते हैं। मीर कासिम यह बंगाल का सबसे अच्छा नवाब था। मीर कासिम वॉज द बेस्ट नवाब ऑफ बंगाल। जैसे ही सत्ता में आया, ब्रिटिश कंपनी के फरमान, ट्रेड का फरमान खत्म कर दिया और मीर कासिम ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ 4 चेक पोस्ट बना दिया। 4 चेक पोस्ट कि पहले टैक्स दे लो फिर ट्रेड करो। 4 जगह इसने कहां पर चेक पोस्ट बनाया? एक तो कलकत्ता में बनाया, दूसरा हुगली में बनाया, तीसरा मुर्शिदाबाद में बनाया, चौथा पटना में बनाया, क्योंकि बंगाल के अंदर बिहार उड़ीसा भी आते थे। बंगाल में नवाब होता था, बिहार उड़ीसा में नायब नाजिम होते थे, इसलिए बंगाल बिहार उड़ीसा तीनों बंगाल के पार्ट थे। 4 चेक पोस्ट बना दिया, कलकत्ता में, हुगली में, मुर्शिदाबाद में और चौथा पटना में। इस बात से अंग्रेज मीर कासिम से रुष्ट हो गए। कहा कि हमने इसको नवाब बनाया, हमारे ही खिलाफ इसने चेक पोस्ट बना दिया, हमारे फ्री ट्रेड राइट को इसने हटा दिया। क्लाइव बुरा मान गया। ब्रिटिश कंपनी मीर कासिम के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी करने लगी। लेकिन याद रखें, मीर कासिम सबसे अच्छा नवाब था। इसने भी अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए बक्सर में लड़ा। तो कारण, बक्सर की लड़ाई का कारण अगर आपसे पूछा जाए कि बक्सर की लड़ाई का कारण क्या था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फ्री ट्रेड राइट को मीर कासिम ने हटा दिया। मीर कासिम रिमूव्ड फ्री ट्रेड राइट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी and this free trade right was given by Mughal king Farrukhsiyar in 1717। तो 1717 में मुगल शासक फर्रुखशियर ने ब्रिटिश कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार का अधिकार दिया था, जिसे मीर कासिम ने आते ही, सत्ता में आते ही 1760 में इसने बंगाल में फ्री ट्रेड राइट को हटा दिया। इस बात से अंग्रेज बुरा मान गए और बक्सर की लड़ाई लड़ा। बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर की लड़ाई बेटे, बक्सर बिहार में है। इस लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो लड़ा था। ब्रिटिश कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो ये सेनापति था और इसके अगेंस्ट मीर कासिम, बंगाल का नवाब। मीर कासिम ये बंगाल का नवाब
शाह आलम सेकेंड, शाह आलम सेकेंड ये मुगल शासक था। शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला ये अवध का नवाब था। ये तीनों कंबाइंड होकर अंग्रेजों से लड़े थे। ब्रिटिश कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो कंपनी का सेनापति था। ये तीनों, मीर कासिम बंगाल का नवाब था, शाह आलम सेकेंड मुगल शासक था, शुजाउद्दौला अवध का नवाब, अवध लखनऊ का है, अवध लखनऊ का नाम है। तीनों इकट्ठा होकर लड़े थे और इस लड़ाई में मीर कासिम, शाह आलम सेकेंड, शुजाउद्दौला तीनों हार गए। मीर कासिम बाद में मार दिया गया, मीर जाफर को फिर से नवाब बना दिया। अंग्रेजों ने सोचा कि मीर कासिम से अच्छा तो मीर जाफर है, कुछ बोलता नहीं था, इसलिए मीर जाफर को फिर से नवाब बना दिया 1764 में। जब तक मीर जाफर जिंदा रहा तब तक वह नवाब बना रहा। बाद में मीर जाफर के डेथ के बाद उसका पुत्र मुबारिकुद्दौला नवाब बना था। मुबारिकुद्दौला बंगाल का अंतिम नवाब था। मुबारिकुद्दौला नाबालिग था। उसकी मम्मी मुन्नी बेगम ने संरक्षण के रूप में शासन चलाया। मुन्नी बेगम मीर जाफर की विधवा। तो आगे हम बताएंगे, एक बार फिर चर्चा करेंगे। बट अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन था तो मुबारिकुद्दौला, मुबारक से मुबारिकुद्दौला। उसकी मम्मी मुन्नी बेगम मीर जाफर की विधवा, सत्ता चलाया। दूसरी बात बेटे, शाह आलम सेकेंड को क्लाइव ने यानी अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और इलाहाबाद के किले में बंदी बनाया। इलाहाबाद का किला उत्तर प्रदेश में। 1764 में शाह आलम सेकेंड को कैद कर लिया इलाहाबाद के किले में। और बाद में क्लाइव जब इंडिया का गवर्नर बन के आया तो शाह आलम सेकेंड से इलाहाबाद की संधि किया। इलाहाबाद संधि के द्वारा शाह आलम सेकेंड को 26 लाख रुपए सालाना पेंशन दे दिया। और इस पेंशन के बदले में शाह आलम सेकेंड ने ब्रिटिश कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दिया। दीवानी माने लैंड टैक्स रेवेन्यू, यानी लगान कलेक्ट करने का अधिकार ब्रिटिश कंपनी को दे दिया। तो आगे ये भी बताएंगे, चर्चा होगी। लेकिन बेटे तीसरे का क्या हुआ? शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला अवध भाग गया। शुजाउद्दौला अवध चला गया और अवध में शासन करने लगा। बेटे 1765 में जब क्लाइव इंडिया आया गवर्नर बन करके, तो शुजाउद्दौला के साथ फैजाबाद की संधि किया था। फैजाबाद 1765 में फैजाबाद की संधि किया। इस संधि द्वारा कड़ा मानिकपुर अवध के नवाब से छीन करके मुगल किंग को दे दिया। फैजाबाद की संधि द्वारा अवध के नवाब शुजाउद्दौला से कड़ा मानिकपुर छीन करके मुगल किंग को दे दिया। इसलिए मुगल किंग कुछ दिन तक इलाहाबाद को भी राजधानी बनाया था। शाह आलम सेकेंड को बाद में छोड़ दिया तो इलाहाबाद में ही रहा, कड़ा मानिकपुर में ही रहा। इलाहाबाद कड़ा मानिकपुर सेम एरिया है। तो ये बक्सर की लड़ाई निर्णायक लड़ाई थी। लेकिन एक बार पूछा गया है कि बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश कंपनी का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। क्लाइव कहाँ चला गया? क्लाइव उस समय दक्षिण भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से कर्नाटक में लड़ रहा था। एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल, आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष 3 लड़े गए हैं। तीसरा आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष 1756 से 1764 तक या 63 तक चला था। तीसरा आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष में फ्रांसीसी बुरी तरह से हार गए थे। इसको कर्नाटक वार भी कहते हैं, कर्नाटक की लड़ाई भी कहते हैं। इस तरह थर्ड एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल में, तीसरे कर्नाटक वार में
क्लाइव साउथ में लड़ रहा था। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और इसको हम आपको अभी बताएंगे, बट ध्यान रखें बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार नहीं किया था, लेकिन बेटे बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि किस लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। तो बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों का कब्जा हो गया। रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड में ब्रिटिश कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बना के भेजा। रॉबर्ट क्लाइव क्लर्क के रूप में कंपनी को ज्वाइन किया था। एज अ क्लर्क कंपनी को ज्वाइन किया था रॉबर्ट क्लाइव। बाद में गवर्नर बनकर निकला। 1765 से 1767 तक, 1765 से 1767 तक रॉबर्ट क्लाइव लॉर्ड क्लाइव के रूप में पहला गवर्नर बनकर आया और कई काम किए उसने। तो इस तरह से 1765 से बंगाल पर अधिकार करके गवर्नर्स आने लगे। प्रारंभ में 3 गवर्नर आते थे, बंगाल का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर और बॉम्बे का गवर्नर। 1772 में 1772-73 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा तीनों गवर्नरों में से एक को गवर्नर जनरल बना दिया, बंगाल वाले को, बाकी 2 गवर्नर रह गए। तो वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बना दिया और मद्रास और बंबई में गवर्नर रहने दिए। आगे बताएंगे। तो ये पॉइंट ध्यान रहेगा। नीरज, आहा मजा आ गया, थैंक यू। राजेंद्र, अमन सर ने ड्राइव पर पीडीएफ डाल दिया है, ठीक है, तो अब उससे आप देखो, कलेक्ट करो, उसमें मुगलों से है। तो बक्सर की लड़ाई बेहद इंपॉर्टेंट लड़ाई थी बेटे, इसने इतिहास बदल दिया। लेकिन बक्सर की लड़ाई के बाद मीर जाफर नाम मात्र का नवाब रहा। आखिरी नवाब मुबारिकुद्दौला ये आखिरी नवाब था। 1772 में था, ये नाम मात्र के हैं, पावर अंग्रेजों के पास आ गई थी, नाम मात्र के नवाब थे ये बेटे। अब एक टॉपिक हम थोड़ा सा और चर्चा करेंगे, फिर बंगाल के गवर्नर के बारे में बताएंगे। ये टॉपिक है एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल। इसको हिंदी में आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष कहा जाता है। एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल, या इसका एक नाम और दिया है कर्नाटिक वॉर। कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक की स्पेलिंग अब यही है, कर्नाटक, लेकिन पहले यही स्पेलिंग था इसका, CARNATICA। कर्नाटक की लड़ाई, ये टॉपिक हम आपको बता रहे हैं। इसको आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष भी कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष का कारण क्या था, अंग्रेज और फ्रांसीसियों में इंडिया में लड़ाई के कारण क्या थे, मेन रीजन आप लगाएंगे व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, यानी ट्रेड राइवलरी। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, ट्रेड राइवलरी, यह मेन कॉज था। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा,
ट्रेड राइवलरी आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष का मेन कारण था। व्यापार के लिए दोनों कंपनियां इंडिया में आपस में लड़ गईं। अब इसमें जो जीतेगा वही इंडिया के ऊपर पॉलिटिकल और इकोनॉमिकली राज करेगा। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड पर ज्यादा फोकस किया था, पॉलिटिक्स पर कम फोकस किया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पॉलिटिक्स पर ज्यादा फोकस किया, व्यापार पर कम फोकस किया, इसलिए फ्रांसीसी कंपनी का व्यापार इंडिया में घाटे में चल रहा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। इसने अपनी सरकार को लोन दे रखा था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक गवर्नमेंट की कंपनी थी। इसने फ्रेंच गवर्नमेंट से लोन ले रखा था। इस तरह से फ्रांसीसी कंपनी का व्यापार घाटे में चल रहा था, जबकि ब्रिटिश कंपनी प्राइवेट कंपनी का व्यापार मुनाफे में चल रहा था। तो यही कारण है कि फ्रांसीसियों ने सोचा कि अगर हम इंडिया की पॉलिटिकल पावर गेन कर लें तो ट्रेड ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाएगा। अंग्रेजों ने सोचा, ब्रिटिश कंपनी ने सोचा कि यदि हम व्यापार को ठोस बनाएं, इंडिया में व्यापार पर कब्जा जमाएं, तो पॉलिटिकल पावर ऑटोमेटिक आ जाएगी हमारे पास। दोनों अपने अपने हिसाब से सोचे, लेकिन इसमें ब्रिटिश कंपनी सफल रही। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत नुकसान हुआ। फ्रांसीसी 2 में हार गए, केवल 1 में जीता था। 3 लड़ाई हुई हैं, 3 आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष लड़ा गया। 3 में अंग्रेज 2 जीते, फ्रांसीसी 1 जीते, तो अंग्रेज 2-1 से जीत गए थे। और अंतिम वाले में फ्रांसीसी बुरी तरह से हार गए। हारने के बाद फ्रांसीसियों के पास केवल पौंडीचेरी बचा था, बाकी सब अंग्रेजों ने छीन लिया था। पौंडीचेरी 1954 में फ्रांसीसी छोड़ के इंडिया से गए थे, जबकि अंग्रेज 1947 में इंडिया को आजाद करके चले गए और पुर्तगाली 1961 में गोवा फ्री किया था। तो इसके आगे ये हम आपको बताएंगे। मेन कॉज याद रखें, आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष का मुख्य कारण है ट्रेड राइवलरी है, यानी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। अंग्रेज फ्रांसीसियों में लड़ाई का मेन कॉज यही है, बट 3 लड़ाई लड़ी गई, तीनों के अलग अलग कारण भी हैं। ओवरऑल कॉज अगर पूछा जाए, मेन कॉज पूछा जाए, ट्रेड राइवलरी था। दोनों यूरोप से आई थी, दोनों में औद्योगिक क्रांति हुआ था, दोनों में कॉलोनियल माने वो औपनिवेशिक संघर्ष भी चल रहा था। तो इस तरह दोनों में व्यापारिक संघर्ष भी था, ट्रेड राइवलरी भी था। तमाम कॉजेज हैं, वन मेन कॉज ट्रेड राइवलरी, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। तो पहली लड़ाई हम आपको बताते हैं, फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल। एक बात और बताना चाहेंगे, आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक की लड़ाई भी कहते हैं। बेटे ये कर्नाटक की लड़ाई साउथ में लड़ी गई है, ये एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल नॉर्थ में नहीं लड़ा गया है, क्योंकि साउथ में सुप्रीमेसी को लेकर ये लड़ाई लड़ी गई। उत्तर भारत में अंग्रेजों का दबदबा बन चुका था, बंगाल के अधिकांश पार्ट पर कब्जा हो गया था। इनडायरेक्टली अंग्रेजों ने बंगाल पर शासन प्रारंभ कर दिया 1765 में, और प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों का बंगाल पर दबदबा स्थापित होने लगा। लेकिन बेटे साउथ में फ्रांसीसी अंग्रेजों से ज्यादा स्ट्रांग थे। फ्रेंच गवर्नर का नाम है डुप्ले, लॉर्ड डुप्ले या डुप्लेक्स कहलाता है। लॉर्ड डुप्लेक्स बड़ा महत्वाकांक्षी था। उसकी इच्छा थी कि जल्द ही अंग्रेजों को दक्षिण से मार भगाएं और फिर पूरे इंडिया पर कब्जा जमाएं। लेकिन लॉर्ड डुप्ले की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पाई। क्लाइव डिप्लोमेट था, क्लाइव कूटनीतिज्ञ था, उसने कूटनीति से इंडिया में काम लिया और क्लाइव सफल रहा। जबकि लॉर्ड डुप्ले महत्वाकांक्षी था, एम्बिशियस था, लेकिन
वह डिप्लोमेट नहीं था। तो आगे देखिए, पहला लड़ाई आप देखें, फर्स्ट 1746 से 48, फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल, या प्रथम आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष, या इसको फर्स्ट कर्नाटक वॉर भी कहा गया है। कर्नाटक की पहली लड़ाई, कर्नाटक का प्रथम युद्ध। तो ये 1746 से 48 तक चला था। लीला सर प्लीज रिप्लाई, क्या रिप्लाई दे बेटे? सर बायोलॉजी की क्लास कब से स्टार्ट होगी? बेटा ये मैनेजमेंट से पूछो ना, हमें नहीं मालूम, हम तो टीचिंग करते हैं, स्टूडियो आते हैं, पढ़ा के चले जाते हैं। मैनेजमेंट से कॉल करके पूछो या व्हाट्सएप पे मैसेज दे के पूछो। टीचर से पूछने में कहाँ से बताएगा टीचर आपको? हमारे पास अपना ही शेड्यूल होता है, हम कब पढ़ाना है, कितने बजे से, उस टाइम हम आपके यहाँ आके प्रेजेंट रहते हैं स्टूडियो में, ठीक है। बाकी आप मैनेजमेंट टीम से नंबर होगा, कॉल करके पूछ लो। तो पहला आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष या पहला कर्नाटक युद्ध, साउथ में सुप्रमेसी के लिए। अब अगर ध्यान से सुने इसका कारण पता चल जाएगा। अगर आप ध्यान से सुने तो आपको हम रीजन बता देते हैं। अभी क्लास के बाद कॉल करना, विनोद कुमार, रवि दत्त, पीडीएफ के लिए अभी बाद में कॉल करना, क्लास के टाइम में कॉल नहीं उठाया जाता है। विनोद कुमार कॉल उठाएंगे, लेकिन आप टाइम पे करोगे, क्लास में कोई होगा तो कैसे उठाएगा, या जो भी है मैनेजमेंट टीम का नंबर ले लो, उनसे बात करो आप। तो यहां आप देखें इसका कारण बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष का मुख्य कारण है 1740 में, 1740 में ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की लड़ाई 1740 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ? यूरोप में। इस लड़ाई में ब्रिटिश सरकार और फ्रेंच सरकार आमने सामने थी। 1740 में मारिया थेरेसा ऑस्ट्रिया की उत्तराधिकारी बनना चाहिए, और इसके अगेंस्ट में प्रिंस विलियम बनना चाहा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रिंस विलियम का सपोर्ट किया, जबकि फ्रांसीसियों ने मारिया थेरेसा का सपोर्ट किया। समझ रहे हैं? 1740 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी आमने सामने थे। यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर जो लड़ाई यूरोप में स्टार्ट हुई दोनों सरकारों के बीच में, वही लड़ाई इंडिया में भी, या जहां जहां फ्रेंच और ब्रिटिश कंपनी थी वहां वहां लड़ाई करने लगे। इंडिया में 1744 में, फिर 1746 में। 1744 की बात बता देते हैं। 1744 में देखिए, इंडिया में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर लॉर्ड डुप्ले था। लॉर्ड डुप्ले ने मॉरिशस के गवर्नर ला बोर्डोनोस को इंडिया बुलाया, क्योंकि डुप्ले के पास नेवी पावर कमजोर थी, इसलिए मॉरिशस के गवर्नर ला बोर्डोनोस को इंडिया बुलाया।
मॉरिशस का फ्रेंच गवर्नर लाबोर्डोनुस अपनी नेवी पावर लेकर मद्रास को चारों तरफ से घेर लिया और कुछ ही दिन में मद्रास फ्रांसीसियों के पास आ गया। कमेंट सही है लेकिन बच्चे कुछ कह रहे हैं सर। बायोलॉजी और केमिस्ट्री का कोर्स कब तक पूरा होगा? उसमें तो क्लास ही नहीं लगती। बेटे लगेगी, मैनेजमेंट वाले बोलेंगे, सब बताएंगे। पेशेंस रखें, क्लास डेली रेगुलर लग रही है, आपको समस्या नहीं आने देंगे। चलें बेटे आगे बढ़ते हैं। तो कर्नाटक की पहली लड़ाई का मेन कॉज समझ गए होंगे, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार की लड़ाई। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार की लड़ाई को लेकर ब्रिटिश फ्रेंच कंपनी इंडिया में लड़ने लगी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर लॉर्ड डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रेंच गवर्नर लाबोर्डोनुस को बुलाया। मॉरिशस के फ्रेंच गवर्नर लाबोर्डोनुस नेवी पावर लेके आया, मद्रास को चारों तरफ से घेर लिया और कुछ ही समय में मद्रास फ्रांसीसियों के पास आ गया। लेकिन मॉरिशस के फ्रेंच गवर्नर लाबोर्डोनुस ने अंग्रेजों से, क्लाइव से, उस समय क्लाइव था, उससे कुछ ब्राइब ले लिया, रिश्वत ले लिया और मॉरिशस के गवर्नर ने मद्रास क्लाइव को लौटा दिया। डुप्ले नहीं माना, मद्रास पर फिर से कब्जा कर लिया। जब ये लड़ाई या कब्जा मद्रास पर चल रहा था तो कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन था। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी के बीच हो रहे तनाव को मना कर दिया कि लड़ाई मत लड़ो, इससे कर्नाटक की, क्योंकि मद्रास भी कर्नाटक के नवाब के अंडर में था, का इससे मद्रास में अशांति फैल रही है। बेटे डुप्ले ने क्या कहा? डुप्ले ने कहा कि हम मद्रास अंग्रेजों से जीतकर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को दे देंगे। इसलिए अनवरुद्दीन ने, कर्नाटक के नवाब ने डुप्ले का सपोर्ट किया और जब डुप्ले ने मद्रास को फिर से कैप्चर कर लिया तो मद्रास अनवरुद्दीन को देने से मना कर दिया। अब आप देखिए, अंग्रेजों से मद्रास डुप्ले ने छीन लिया, मद्रास पर डुप्ले का कब्जा हो गया, लेकिन डुप्ले ने प्रॉमिस किया था कि वह मद्रास अनवरुद्दीन को दे देगा, कर्नाटक के नवाब को दे देगा, लेकिन जब कब्जा कर लिया देने से मना कर दिया। इसलिए फ्रेंच गवर्नर डुप्ले, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन में लड़ाई होने लगी। यानी कुल मिलाकर के फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल में, पहले आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष में, फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल में अंग्रेजों को फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने हरा दिया। लेकिन वो जो मद्रास वाली बात थी उसे लेकर कर्नाटक के नवाब और फ्रेंच गवर्नर डुप्ले के बीच लड़ाई स्टार्ट हो गई। डुप्ले की सेना ने 1748 में, 1748 में, 1748 में डुप्ले की सेना ने, अरे अंकित कमेंट मत करो यार, कमेंट आप बहुत कर रहे हो, पढ़ाई पे फोकस करो, कमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारा ध्यान क्यों भटका देते हो भाई? कमेंट पढ़ने के लिए थोड़ी आए हैं, पढ़ाने के लिए आए हैं।
हाँ, अगर कोई समझ में नहीं आ रहा तो बताओ। मैनेजमेंट की समस्या को हम कैसे सॉल्व करवाएं भाई? लीला, ये मेरे बस में नहीं है, आप मैनेजमेंट से बात करो। सर प्लीज साइंस की क्लास जल्दी लगवाओ। लगवाओ भैया, साइंस वाली मैडम तो रहती हैं। अभिषेक नंदा जी कह रहे हैं फर्स्ट टाइम हिस्ट्री इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। आसम टीचिंग सर जी, कंटिन्यू करें। योगी विजय, आप पढ़ाओ सर। पढ़ा रहे, बीच बीच में कहते कमेंट भी पढ़ो। कमेंट पढ़ेंगे तो फिर हम जो पढ़ा रहे हैं कमेंट ही पढ़ाएंगे, टॉपिक नहीं चल पाएगा। टाइम भी करवा दिया आपने, टॉपिक भी पूरा नहीं कराए। कितना टाइम हो गया बताइए? हमारा टाइम भी कंप्लीट करा दिया आपने। कमेंट पर ज्यादा हमसे फोकस ना कराएं। अगर कोई समस्या तो लास्ट में कमेंट पूछ लिया करो, जैसे क्लास खत्म होने वाली हो। लेकिन थोड़ा सा समझा रहे हैं तो उसमें बीच में क्या कमेंट कर पढ़ें। पूरी क्लास मिलेगी बेटे, सारी डाउनलोड की जाएगी। योगी, वाह योगी जी हैं आप तो। ये क्या हो गया, बंद कर दिए क्या? तो ये बातें पहली कर्नाटक वार की समझ गए। फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल या फर्स्ट कर्नाटिक वार में डुप्ले ने मद्रास पर अधिकार कर लिया, लेकिन उसने मद्रास कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को देने का वायदा किया, दिया नहीं। इस बात से अनवरुद्दीन और डुप्ले के बीच में 1748 में लड़ाई लड़ी गई। उस लड़ाई का नाम है द बैटल ऑफ सेंट थॉमस या द बैटल ऑफ सेंट टॉमे या द बैटल ऑफ अरकॉट। कर्नाटक की राजधानी अरकॉट थी, इसलिए ये लड़ाई का नाम है। 1748 में बैटल ऑफ अरकॉट, अरकॉट की लड़ाई या सेंट थॉमस की लड़ाई भी कहते हैं इसको, सेंट थॉमस की लड़ाई। ये एक किला है सेंट थॉमस। यहां पर अरकाट कर्नाटक की राजधानी में इस किले के पास लड़ा गया। इसको सेंट टॉमे की लड़ाई भी कहते हैं, थॉमस टॉमे भी कहते हैं। अरकाट कर्नाटक की राजधानी में लड़ा गया। इस लड़ाई में मद्रास तो जीत लिया। इस लड़ाई में क्या हुआ? इस लड़ाई में फ्रेंच गवर्नर डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को बुरी तरह से हराया। ठीक है। अब देखिए, यूरोप में 1748 में एक्शला शेपल की संधि हुई। यूरोप में ब्रिटिश और फ्रेंच गवर्नमेंट में एक्शला शेपल की संधि हुई। उस संधि के द्वारा ब्रिटिश और फ्रेंच गवर्नमेंट ने समझौता कर लिया। मारिया थेरेसा को, यूरोप में मारिया थेरेसा को ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी मान लिया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट और फ्रेंच गवर्नमेंट ने एक्शला शेपल संधि के द्वारा एक दूसरे के जो प्लेस जीते थे यूरोप में वापस लौटा दिया। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को लौटा दिया, फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को लौटा दिया एक्शला शेपल की संधि के द्वारा। इसी संधि को इंडिया में फॉलो किया गया। 1748 में फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को लौटा दिया। तो यूरोप में एक्शला शेपल की संधि द्वारा मारिया थेरेसा को ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी बना दिया। आपस में एक दूसरे के एरियाज को एक्सचेंज कर दिया। देन इसके बाद इंडिया में भी एक्शला शेपल संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस मिल गया। लेकिन डुप्ले की महत्वाकांक्षा और बढ़ गई, क्योंकि पहले एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल में डुप्ले ने अंग्रेजों को हराया और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को हराया। इसलिए डुप्ले की महत्वाकांक्षा और बढ़ गई।
जल्द ही वह सेकेंड एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल स्टार्ट करना चाहता था और 1749 से 54 के बीच में दूसरा एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल स्टार्ट किया, सेकेंड एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल। लेकिन ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सला शिपल की संधि, एक्सला शेपेल एक्सला शेपेल की संधि बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड फ्रेंच गवर्नमेंट, यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी सरकारों के बीच में हुआ, जिसमें मारिया थेरेसा को ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी मान लिया गया और इस तरह से एक्सचेंज कर दिया एक दूसरे के साइड को। इसी संधि को इंडिया में फॉलो किया गया। इस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को मिल गया, लेकिन डुप्ले की महत्वाकांक्षा बढ़ गई तो दूसरा एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल या सेकेंड कर्नाटिक वार, दूसरा आंग्ला फ्रांसीसी संघर्ष 1749 से 1754 तक चला था। ये हम अगली क्लास में आपको बताएंगे यहां से, ठीक है। अब ये कौन सी समस्या बता रहे हैं, पूछे जल्दी से एक दो समस्या। प्रॉब्लम्स बताइए। पीडीएफ दे दो। अमन सर ने पीडीएफ लॉन्च कर दिया, बच्चे बता रहे थे अभी। सर पुराने क्लास को अपलोड करा दीजिए मैनेजमेंट से बात करके। बिल्कुल ठीक है। और ठीक है, वाइंड अप करते हैं फिर। हिस्ट्री की पूरी क्लास अपलोड नहीं है, बिल्कुल हो जाएगी बेटे। ओके बेटे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।